कभी सोचा है एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी के बारे में जो हजारों साल से दुनिया के शायद सबसे खतरनाक ज्ञान की हिफाजत कर रही हो। हम्म। आज हम भारत की एक बहुत ही पुरानी और रहस्यमयी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। 9 अज्ञात पुरुषों की कहानी। हमारे पास कुछ दिलचस्प लेख हैं इस पर। जी, ये कहानी हमें ले जाती है प्राचीन भारत में, सम्राट अशोक के समय में, लगभग तीसरी सदी ईसा पूर्व। अशोक। हाँ, कलिंग युद्ध वाले। हाँ बिल्कुल। कलिंग युद्ध में जो भयानक खून खराबा हुआ, लाखों लोग मारे गए, उसने अशोक को अंदर तक बदल दिया। कहते हैं उन्हें एहसास हुआ कि ज्ञान मतलब विज्ञान और तकनीक कितना विनाशकारी हो सकता है अगर गलत हाथों में पड़ जाए। अच्छा। और इसी चिंता से ऐसा माना जाता है कि 9 अज्ञात पुरुषों की ये जो संस्था थी उसकी नींव पड़ी। तो ये बात है करीब 273 ईसा पूर्व की, युद्ध के बाद। हाँ, अशोक ने मतलब उस समय के 9 सबसे बुद्धिमान लोगों को इकट्ठा किया। हाँ, किंवदंती तो यही कहती है। और उनका मिशन बिल्कुल साफ था, ज्ञान को आगे बढ़ाना, रिसर्च जारी रखना, लेकिन उसे गुप्त रखना, उसे सुरक्षित रखना, ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो, खासकर युद्ध के लिए या सत्ता पाने के लिए। हाँ। और कहते हैं कि इन 9 लोगों में से हर एक को ज्ञान की एक खास ब्रांच सौंपी गई और उन्हें उस पर एक किताब लिखने को कहा गया। ये किताब मतलब 9 अलग-अलग किताबें। जी हाँ, 9 किताबें। और ये कोई मामूली किताबें नहीं थीं। इन्हें लगातार अपडेट किया जाना था, नई खोजों के साथ। और हर सदस्य की जिम्मेदारी थी कि वो मरने से पहले अपना एक काबिल उत्तराधिकारी चुने, ताकि ये ज्ञान और ये सिलसिला चलता रहे। सुनने में ही कितना रहस्यमय लग रहा है। और ये 9 विषय क्या थे, कुछ अंदाजा है? हाँ, जो बातें सामने आती हैं उनके हिसाब से पहली किताब थी प्रोपोगेंडा और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पर। बाप रे, मतलब जनमत को कंट्रोल करना, लोगों की सोच बदलना उस जमाने में। बिल्कुल। सोचिए ये कितना शक्तिशाली ज्ञान रहा होगा। शायद इसीलिए इसे नंबर 1 पर रखा गया, सबसे खतरनाक। और दूसरी? दूसरी किताब थी फिजियोलॉजी, यानी शरीर विज्ञान पर। इसमें शायद ये भी था कि नब्ज छूकर मौत कैसे दी जा सकती है, या शायद माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, मतलब सूक्ष्म जीव उस समय। हाँ, इसमें रोगों के इलाज के तरीके तो थे ही, पर शायद घातक रोगाणु बनाने या इस्तेमाल करने की जानकारी भी। बहुत आगे की बात लगती है ये। गजब है। और तीसरी किताब? तीसरी थी एल्केमी पर, रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान, धातुओं को एक रूप से दूसरे में बदलना, सोना बनाना वगैरह। सोना बनाना, हाँ ये तो सुना है। चौथी? चौथी गुरुत्वाकर्षण और शायद एंटी ग्रेविटी के रहस्यों पर। इसमें विमान बनाने की तकनीक भी शामिल हो सकती है। आपने सुना होगा, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में विमानों का जिक्र आता है। हाँ हाँ सुना है, उड़ने वाली मशीनें, तो ये उससे जुड़ा हो सकता है। हो सकता है। पांचवी किताब कॉस्मोलॉजी, यानी ब्रह्मांड विज्ञान और शायद स्पेस ट्रैवल। छठी प्रकाश की प्रकृति और उसकी गति पर, हो सकता है लेजर जैसी चीजों भी। लेजर? कमाल है। और सातवीं सामाजिक विज्ञान पर, समाज कैसे बनते बिगड़ते हैं, उनका भविष्य शायद। आठवीं मनोवैज्ञानिक नियंत्रण, हिप्नोटिज्म वगैरह। और नौवीं, आखिरी वाली? नौवीं सबसे रहस्यमयी है। कहा जाता है कि इसमें बाकी 8 का सार था, या शायद कोई ऐसी चीज जो हमें पता ही नहीं। ये सब सुनकर तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है, और शायद इसीलिए ये कहानी आज इतनी पॉपुलर है। हाँ, काफी हद तक। इसे मॉडर्न जमाने में पहचान मिली 1923 में। एक अंग्रेज लेखक थे टैलबॉट मुंडी। उनका उपन्यास आया द 9 अननोन। अच्छा, उपन्यास था वो? हाँ, लेकिन मुंडी ने दावा किया कि ये सिर्फ कहानी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये 9 लोग आज भी मौजूद हैं और दुनिया की घटनाओं पर गुप्त रूप से असर डाल रहे हैं। अरे, फिर 1960 में 2 और लेखक थे, लुई पॉवेल्स और जैक्स बर्गियर। उनकी किताब आई द मॉर्निंग ऑफ द मैजिशियंस। उसने इस आइडिया को और फैलाया और रहस्यमयी बना दिया। और वो टेस्ला वाली बात, निकोला टेस्ला? हाँ, कुछ लोगों ने ये भी थ्योरी दी कि टेस्ला के जो क्रांतिकारी आविष्कार थे, उनका ज्ञान उन्हें इन्हीं 9 अज्ञात पुरुषों से मिला था। हालांकि देखिए, इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो फिर इसकी तुलना इल्यूमिनाटी या फ्रीमेसन्स जैसी दूसरी सीक्रेट सोसाइटी से की जाती है। पर असलियत क्या है? क्या इतिहास मानता है कि अशोक के समय ऐसी कोई संस्था थी? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। सच कहूं तो ऐतिहासिक रूप से इसका कोई ठोस सबूत नहीं है।
सम्राट अशोक के जितने भी शिलालेख मिले हैं या उस दौर के जो भी भरोसेमंद दस्तावेज हैं, उनमें इन 9 अज्ञात पुरुषों का या ऐसी किसी गुप्त समिति का कोई जिक्र नहीं मिलता। तो मतलब इतिहासकार इसे नहीं मानते? ज्यादातर इतिहासकार इसे एक किंवदंती, एक मिथक ही मानते हैं। दिलचस्प है, पर शायद सच नहीं। लेकिन अगर सबूत नहीं है तो ये कहानी इतने सालों से इतनी मजबूती से चली कैसे आ रही है? क्या वो जो प्राचीन ग्रंथों में बातें मिलती हैं, विमान या एस्ट्रोनॉमी की उन्नत बातें, वो इस आइडिया को सपोर्ट नहीं करती कि शायद कुछ ज्ञान गुप्त रखा गया हो? ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, सबूत ना होने के बाद भी ये कहानी इसलिए जिंदा है क्योंकि ये एक बहुत ही बुनियादी मानवीय सवाल उठाती है, ज्ञान की ताकत और उसकी जिम्मेदारी का सवाल। क्या हर खोज, हर ज्ञान सबको बता देना चाहिए, या मानवता की भलाई के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए कुछ चीजें छुपाकर रखना बेहतर है? कलिंग युद्ध के बाद अशोक के लिए ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल सवाल नहीं रहा होगा, ये एक असली चिंता बन गई होगी। और आज के ज़माने में तो ये सवाल और भी बड़ा हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग। बिल्कुल। क्या ये वो चीज़ें हैं जिन्हें वो 9 अज्ञात पुरुष आज छिपाने की कोशिश करते? अगर वो होते तो क्या कुछ खोजें सच में इतनी खतरनाक हो सकती हैं? यही तो बात है। ये किंवदंती हमें इसी जिम्मेदारी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ज्ञान अपने आप में न अच्छा है न बुरा, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है। तो 9 अज्ञात पुरुषों की कहानी, चाहे सच हो या कल्पना, हमें ज्ञान के मैनेजमेंट और उसके नतीजों के बारे में एक जरूरी सबक सिखाती है। तो आखिर में हम क्या माने? क्या 9 अज्ञात पुरुष सच में थे जो आज भी कहीं गुप्त रूप से काम कर रहे हैं, या ये सिर्फ ज्ञान की जबरदस्त ताकत और उसके साथ आने वाले नैतिक खतरों का एक प्रतीक है, एक कहानी है? शायद इसका पक्का जवाब हमें कभी न मिले। ये रहस्य शायद रहस्य ही रहेगा, लेकिन ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है। हाँ, सोचने वाली बात तो है। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। अगर आज इस 21वीं सदी में ऐसी कोई गुप्त संस्था सचमुच मौजूद होती जो हमें हमारे ही ज्ञान के बुरे असर से बचाने की कोशिश कर रही होती, तो वो किन टेक्नोलॉजी या किन आइडियाज को सबसे ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती? बहुत दिलचस्प सवाल है।